माँ, माँ, क्या कर रही हो? कल हम सब पिकनिक चलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं गई हैं, घर में ही रहती हैं, और जब हम सब लोगों के साथ पिकनिक मनाने चलेंगी तो आपका मन बहल जाएगा और साथ ही साथ आपको भी कुछ तरोताज़गी महसूस होगी। जब ये बात कावेरी अपने पुत्र रमेश की सुनती है तो वह मन ही मन प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब उसके पति का देहांत हो गया था, और पति के देहांत से पहले पति पत्नी दोनों ही एक साथ जहाँ कहीं भी जाना होता था जाते थे। लेकिन उसके बाद से कावेरी केवल और केवल अपने घर में ही रह रही थी। रमेश उसकी एकमात्र संतान थी और एकमात्र संतान की शादी हो चुकी थी। उसका विवाह मानवी नाम की एक लड़की के साथ हुआ था। मित्रों, मानवी, रमेश और कावेरी और रमेश के एक बेटा और एक बेटी जिनका नाम रिया और प्रशांत था, वो साथ में ही रह रहे थे। कावेरी मन ही मन प्रसन्न होकर के अपने कपड़े इत्यादि संभालने लगती है और सोचती है कि चलो कल जब पूरे परिवार के साथ बाहर जाएंगे, ढेर सारे लोगों को देखेंगे, मिलेंगे, वहाँ की जो स्थितियाँ होंगी उनको देख करके कम से कम मन के ऊपर जो एक बड़ा सा बोझ बना रहता है वह कुछ हल्का हो जाएगा। लेकिन रमेश के द्वारा अपनी माँ से कही गई ये बात उसकी पत्नी मानवी की समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मानवी बहुत ही इस बात से क्रुद्ध थी कि रमेश अपनी माँ कावेरी को भी अपने साथ पिकनिक पर ले जाना चाहता है। मानवी अंदर ही अंदर जल रही थी, क्योंकि वह रमेश के सामने अपनी सास कावेरी से कुछ भी नहीं कहती थी और ढेर सारा दिखावा करती थी। उसके दिखावे से रमेश को भी लगता था कि माँ के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होता है और कावेरी अपनी बहू की हर बात मानती थी। कारण ये था कि वह उसकी एकमात्र बहू थी और वह नहीं चाहती थी कि उसके पति के गुजर जाने के बाद उसके बेटे रमेश की भी जिंदगी में कोई ऐसा परिवर्तन आए कि उसका घर विखंडित हो जाए। इसलिए कावेरी चुपचाप सब कुछ सहा करती थी। समय बदलता जा रहा था। धीरे धीरे मानवी की आदतों में सुधार आने के बजाय बदलाव आता जाता था। वो लगातार कावेरी को घर की नौकरानी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझती थी। जब रमेश के द्वारा अपनी माँ कावेरी से पिकनिक जाने की बात कही गई तो उस समय तो मानवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मानवी ने मन ही मन सोचा कि रमेश को ऑफिस जाने दीजिए, फिर हम इससे बात करते हैं। मित्रों, रमेश ऐसा कह कर के अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद वह शाम को ही आता था। और ज्यों ही ऑफिस जाने के लिए रमेश निकला, उसका टिफ़िन तैयार हो गया और तैयार करके मानवी ने दे दिया। रमेश ऑफिस चला गया। अब मानवी अपने बच्चों से कहती है, क्योंकि बच्चे अभी तक सो रहे हैं, वह बच्चों के पास जाती है और कहती है, रिया, प्रशांत, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, कल पिकनिक चलना है, आज ही अपना सारा होमवर्क कर लो। रिया और प्रशांत उठते हैं तो दोनों ही एकदम, बच्चों की आदत होती है, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। रिया और प्रशांत आपस में नहाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तब कावेरी
उनको शांत करते हुए कहती है कि रिया, तुम हमारे बाथरूम में जाकर के स्नान कर लो। ज्यों ही कावेरी के मुख से अपने बाथरूम का विकल्प रिया के सामने रखा जाता है, त्यों ही मौका मिल जाता है मानवी को, और वह कहती है कि ऐ बुढ़िया, तेरी समझ में नहीं आया, तू मेरे बच्चों के बीच में क्यों पड़ जाती है? ये मुझे मैनेज करना है या तुझे मैनेज करना है? जब ये बात कावेरी सुनती है तो वह कहती है, बहू, दोनों आपस में लड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि दोनों अलग अलग नहा लेंगे तो झगड़ा बंद हो जाएगा। मानवी कहती है, तुझको यही समझ में आता है कि हमारे बच्चे लड़ रहे हैं? अरे तू जो मेरे ऊपर बोझ है उसके बारे में तो कुछ समझ नहीं रही है, तू सब कुछ जानती है। चल फटाफट काम पर लग जा, अपना काम कर। तुरंत ही कावेरी किचन में चली जाती है और जो कुछ भी भोजन में बनाना होता है वो बनाने लगती है। इधर ये जो मानवी थी वह अपनी पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगती है और कुछ ही समय बाद कावेरी के पास आकर के कहती है कि सुन बुढ़िया, पिकनिक पर जाना है ना कल तुझे? तो कावेरी समझ जाती है, क्योंकि प्रतिदिन उसके साथ जो होता था वही स्थिति आज भी थी। कावेरी कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो तो ऐसे ही रमेश कह रहा था। तुरंत ही मानवी की तेवर बदल जाते हैं और वह कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तू क्या कहना चाहती है? तू चाहती है कि तू कहे भी ना और तेरा बेटा तुझको लेकर भी जाए। तू मेरे साथ चलेगी और रंग में भंग डालेगी। तुझको तो देखना ही मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पता नहीं क्या तूने अपने बेटे पर किया है कि मेरा पति मेरा न होकर के तेरा बेटा बनकर रह रहा है। लेकिन परेशान न हो, जल्द से जल्द हम इसको भी संभाल लेंगे। कावेरी एक शब्द नहीं बोलती है और बेचारी किचन के काम करने लगती है। दिन पूरा बीत जाता है और संध्या समय जब रमेश को ऑफिस से आना होता है उससे पहले ही कावेरी से जाती है और मानवी कहती है कि सुन बुढ़िया, उससे अगर रमेश कहते हैं कि चलना है पिकनिक पर तो सीधे स्पष्ट तौर पर मना कर देना, और अगर मना नहीं किया तो समझ लेना मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। मैं उनके सामने तो कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन तू समझ लेना उसके बाद परमानेंट तुझको मेरे साथ ही रहना है। कावेरी क्या कर सकती थी, वो तो जानती थी कि उससे चिढ़ रही है मानवी। इस वजह से उसने हाँ में सर हिलाया और शाम को सारा काम निपटाने के बाद जब रमेश आया तो रिया उसके लिए खाना लगाती है और कहती है, सारा दिन काम करके थक गई हूँ। तुम्हारी माँ है वो तो कोई काम भाई करती नहीं है, और फिर माँ जी हैं उनसे हम कह भी तो नहीं सकते हैं। ऐसा कह कर के वो रमेश को प्रसन्न करना चाहती है और रमेश भी खुश हो जाता है और वह कहता है कि चलो माँ तो माँ है, माँ को काम करना भी नहीं चाहिए। जब उनकी इतनी अच्छी बहू है तो उन्हें काम करने की आवश्यकता क्या है। मित्रों, रात हो जाती है और रात को सभी अपने अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में रमेश उठता है, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है और उसी दिन उनको पिकनिक पर जाना होता है। तो रमेश उठता है और अपने बच्चों को उठाता है। इधर रिया और प्रशांत पिकनिक पर जाने के लिए जल्दी ही उठ जाते हैं और उठकर तैयार होने लगते हैं। उधर मानवी भी अपना जो पिकनिक का सामान था वो सब पैक करने लगती है। दूसरी तरफ कावेरी जो कि जा कर के जो काम था वो काम करती है। काम करने के बाद अपने बिस्तर में ही फिर से लेट जाती है, और जब वह लेट जाती है तो रमेश थोड़ी देर में उसके पास आता है और कहता है कि माँ, तुम अभी भी लेटी हुई हो, उठो, तैयार हो, आज पिकनिक पर चलना है। मैंने कल ही आपको बताया था, आज फिर भी नहीं तैयार हुई।
आपको चलना ही है। तो जो कावेरी होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा करो, तुम लोग पिकनिक पर हो आओ, आज हमारा मन नहीं कर रहा है, कुछ सर दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं घर पर ही रुकूँ। रमेश बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है और वह आता है, उसका मस्तक छू कर देखता है, नाड़ी देखता है और कहता है, माँ तुम्हें बुखार उखार तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी गर्म नहीं है, फिर भी आप बहाना बना रही हैं, लगता है आप मेरे साथ चलना नहीं चाहती हैं। तब कावेरी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं घर पर ही रुकूँ। रमेश जिद करने लगता है और जिद करके उनको तैयार करने लगता है और कहता है, तुरंत तैयार होइए और मेरे साथ चलिए। मित्रों, अब कावेरी कर भी क्या सकती थी, लेकिन उसकी निगाहें लगातार मानवी के चेहरे को देख रही थीं, जो कि अंदर ही अंदर आग बबूला हुई जा रही थी। उसकी आँखें इस तरह से कावेरी को देख रही थीं जैसे कि उसको खा ही जाएंगी। लेकिन रमेश तो मानने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपनी माँ को तैयार करने में लगा हुआ था और अंततोगत्वा वह अपनी माँ को तैयार ही कर लेता है। जब तैयार करवा लेता है और बाहर जाता है, कहता है, माँ मैं कुछ सामान गाड़ी में रख कर आता हूँ, तब तक आप बाहर निकलिए। इसी बीच मानवी को अवसर मिलता है और वह तुरंत ही कावेरी के कमरे में आती है और कहती है, बुढ़िया तेरी समझ में नहीं आया, तेरे पास कोई बहाना नहीं है, अगर बहाना नहीं बनाया तू साथ में चली तो ये समझ लेना तेरा वहाँ क्या हाल करूँगी मैं। अब कावेरी समझ चुकी थी कि मेरा इसके साथ जाना, पूरे परिवार के साथ जाना, ये कावेरी को, उसको मानवी को पसंद नहीं है। इसलिए दोबारा फिर जब रमेश आता है और कहता है कि माँ निकली नहीं आप अभी कमरे में ही हैं, तो वो ये जो मानवी है वो रमेश से कहती है, लगता है माँ को कोई काम याद आ गया होगा, इसीलिए माँ नहीं जाना चाहती हैं। कावेरी समझ चुकी थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी उसकी बात समाप्त होने से पहले ही कावेरी बोली कि बेटा रमेश, हाँ मेरे पास बहू सही कह रही है, मेरे पास एक काम है और मैं उस काम को आज निपटा लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो काम कर लूँ और तुम लोग जाओ, पिकनिक हो आओ जा करके। लेकिन रमेश नहीं मानता है। वो कहता है, माँ कौन सा ऐसा काम है जो आज हमारे साथ चलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब वो बताती है कि बेटा मेरी एक सहेली है, उसका एक स्वेटर है जो कि अधूरा बुना हुआ हमारे पास पड़ा है, मैं चाहती हूँ कि आज उसको मैं बुन दूँगी तो कल उसको दे दूँगी, और उसने एक दो बार कहा भी हमसे है। रमेश कहता है, माँ एक दिन में स्वेटर बुनना क्या ज़रूरी है, अगले दिन बुन जाएगा, लेकिन आज आपको हमारे साथ चलना ही चलना होगा। अब तो कावेरी के पास कोई भी उत्तर नहीं था कि वो कोई किस तरह से कौन सा बहाना बनाती, और बिना कोई बहाने आखिर चुपचाप तैयार हो जाती है। और जब वो चलने लगती है तो उसको निकलते देखते ही कावेरी वो मानवी अंदर तक जल जाती है और जैसे कैसे चल देती है। रमेश जाता है और माँ को गाड़ी में बिठाता है और उसी में मानवी और उसके दोनों बच्चे प्रशांत और रिया बैठे होते हैं। रमेश गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन मानवी का चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसके चेहरे में बदलाव हैं, क्रोध की लकीरें स्पष्ट नज़र आ रही हैं। तो वो कहती है मानवी कि मेरा कुछ मन नहीं, कुछ सरदर्द मुझे हो रहा है। रमेश कहता है कि सरदर्द तो कुछ नहीं हो रहा, बेवकूफ़ मत बनाओ, अभी तक स्वस्थ थी, लगता है माँ को ले चलने से तुम्हें दिक्कत हो रही है। मानवी कहती है, ऐसा मैंने कब कहा, और तुमको तो हर समय यही लगता है, चाहे सारे दिन मैं काम करूं उसके बाद भी तुमको लगता है कि तुम्हारी माँ ही काम करती है। खैर, माँ तुरंत ही बीच में बोल देती है कावेरी और कहती है कि नहीं रमेश, ऐसी बात नहीं है, बहू दिन भर काम करती है, थक भी जाती है, समस्या हो सकती है। रमेश कहता है ठीक है माँ, चलते हैं पिकनिक पर, अगर वहाँ कोई दिक्कत आएगी तो कोई मेडिसिन ले ली जाएगी। ऐसा कहते हुए वो सभी
चले जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और एक बड़े से पार्क में पहुंचते हैं। ज्यों ही वहाँ पर गाड़ी रुकती है त्यों ही दोनों बच्चे रिया और प्रशांत उतरकर उस मैदान में खेलने लगते हैं। रमेश अपनी माँ कावेरी को और पत्नी मानवी को बाहर निकालता है गाड़ी से और सामान उतार करके एक किनारे रखता है। मित्रों, जो मानवी है वो लगातार कावेरी को ही देख रही है और इस तरह से देख रही है जैसे वो खा जाएगी। और कावेरी भी अंदर तक कांप रही है, क्योंकि वो जानती है कि आज उसके द्वारा जो गलती हुई है इनके साथ यहाँ आकर के, ये मानवी इसका बदला अवश्य लेगी और क्या करेगी ये उसे भी पता नहीं है, क्योंकि मानवी की नस नस से कावेरी वाकिफ हो चुकी थी। मित्रों, इसी बीच बच्चों के साथ खेलते हुए रमेश कुछ दूर निकल जाता है और बच्चों को के साथ खेल रहा होता है। यही एक अवसर मिल जाता है उसको, मानवी को, और वह देखती है कि उसकी सास कावेरी, जो कि एक पास में ही छोटी सी पहाड़ी होती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब मानवी भी यहाँ से सीधे अपनी सास कावेरी के पास पहुँचती है और उससे कहती है, बुढ़िया, तुझसे मैंने कहा था कि तू ना आ, लेकिन तू जरूर आई। कावेरी कहती है, बहू मैं क्या करती, तुम तो देखती ही थी कि रमेश जबरन मुझे यहाँ लेकर के आया है, मैं तो नहीं ही आना चाहती थी। कावेरी कहती है, वो मानवी कहती है, आना नहीं चाहती थी? तेरे मन में 100% था कि तू यहाँ आना चाहती है। वो तो उन्होंने कह दिया, तुझे तो अवसर की तलाश थी, मौका मिला तुरंत निकल ली, और तूने जो आज मेरा मूड खराब किया है उसका प्रतिफल मैं तुझे ज़रूर दूंगी, और मैं अभी इसी पहाड़ी से तुझे नीचे ढकेल दूंगी, और जब या तो मर जाएगी या तो हाथ पैर तेरे टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे फिर देखूंगा, तब तुझे पता चलेगा हमारे साथ आने का। और ऐसा कहते हुए जब मानवी कावेरी का हाथ पकड़कर उसको ढकेलने ही वाली होती है, लेकिन ये क्या, कावेरी की जगह मानवी ही उस पहाड़ी से नीचे गिरती है। अब इधर कावेरी उसको रोकने का प्रयत्न करती है, पकड़ने का प्रयत्न करती है, लेकिन वह उसके हाथ में नहीं आती है और नीचे जाकर गिरकर बेहोश हो जाती है। ज्यों ही वो नीचे गिरती है त्यों ही कावेरी चिल्लाती है, बेटा रमेश, बहू नीचे गिर गई, बेटा रमेश, बहू नीचे गिर गई। ज्यों ही वो ऐसा कहती है त्यों ही रमेश बच्चों को छोड़ करके वहाँ से दौड़ता है उस तरफ को। बच्चे भी उस तरफ पहुँच जाते हैं। अब मानवी के पास जाने का रास्ता रमेश को दिखाई नहीं देता है। तभी वहाँ 1-2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वह बताते हैं कि साइड से निकल करके आप नीचे जाएं और वहाँ से इसको उठाएं। तब वो रमेश और कावेरी, उसके दोनों बच्चे वहाँ नीचे पहुँचते हैं। देखते हैं तो मानवी बेहोश होती है। मानवी बेहोश होती है तब तुरंत ही कावेरी पास से ही थोड़ा पानी लाती है और उसके चेहरे पर छिड़कती है, जिससे कि मानवी को होश आ जाता है। लेकिन ऊपर से नीचे गिरने से मानवी का पैर टूट चुका था और पैर टूटने की वजह से तुरंत ही उसको ला करके एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मित्रों, जब वो हॉस्पिटल में होती है तब कावेरी उसकी बहुत सेवा करती है, लेकिन मानवी को तो कावेरी ही नहीं पसंद थी तो उसकी सेवा कैसे पसंद आती। वह तो केवल और केवल कावेरी को दंडित करने का विचार कर रही थी। ऐसा कहते हुए शाम को उसने रमेश से कहा कि रमेश, तुम मेरे मायके फ़ोन कर दो, मैं अपनी माँ जी को बुला लूँगी और वो आएंगी तो सारा काम करेंगी, और सारा काम करने के लिए कोई होना भी चाहिए क्योंकि मेरा तो पैर टूट चुका है। तब रमेश फ़ोन करता है और तुरंत ही उसकी माँ वहाँ आ जाती है। मित्रों, इधर जब उसकी माँ भी आ गई और कावेरी भी थी जो कि उसकी सास थी, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अगले दिन रमेश हॉस्पिटल से अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस से कहता है फ़ोन पर मैं बात कर लिया करूँगा। इधर
मानवी को यही मौका मिलता है कि उसकी जो माँ है मनोरमा, उसकी जो रमेश की सास है, वो मनोरमा और मानवी मिल कर के कावेरी को पूरी तरह से नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं, हर बात पर उसको डांटती हैं। खैर, शाम को जब रमेश आता है तो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि भाई ऐसा करिए, प्लास्टर वगैरह मैंने कर दिया है, अब इनको ले जाइए, 1 महीने इन्हें आराम करने की आवश्यकता है। मित्रों, रमेश को मानवी बताती है कि मेरी माँ जब से आई हैं, अर्थात मनोरमा जी जब से आई हैं, तब से वो लगातार एक पैर पर चल रही हैं और सारा काम कर रही हैं। माँ जी की तो बात ही, वो तो अपने काम में ही बिजी रहती हैं और काम कर भी नहीं पाती हैं, ऐसा कहती है रमेश से, जिससे कि रमेश को लगे कि मेरी माँ कावेरी तो कोई काम नहीं करती हैं, उनको करना भी नहीं पड़ता है और इसी की ये माँ काम कर रही हैं। खैर, जब घर पहुँचती हैं, अब घर पहुँचने पर 1 महीने का समय होता है, पूरा 1 महीना दिन रात मेहनत करती है कावेरी, हर एक चीज़ का ख्याल रखती है मानवी का, क्योंकि वह आखिर जैसी भी थी उसकी तो बहू ही थी। उसके दुखी होने से उसके बेटे का परिवार दुखी हो रहा था, इस वजह से वह अपने दुखों को दबा करके भी उसकी हर तरह से सेवा कर रही थी। इधर मनोरमा जो कि मानवी की माँ थी, वह तो बस बैठ करके दिन भर गेम खेलती थी मोबाइल में, और जब रमेश आने वाला होता था तो उसको खाना खिलाने के लिए एकदम से तैयार हो जाती थी और कहती कि सारा दिन काम करते करते मैं तो बहुत थक गई हूँ और दामाद जी भोजन कर लीजिए। दामाद जी भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि कम से कम जब से ये मानवी की माँ आई है तब से घर का सारा काम कर रही हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उनकी बेटी का पैर टूटा है, इस वजह से। अब ये कोई बताने वाला नहीं था कि मानवी के चोट लगी कैसे, वो कैसे गिरी। तो रमेश ने पूछा, कहा कि तुम गिरी कैसे, अच्छा ये तो बताओ। अब मानवी क्या बताती, मानवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही कावेरी कहती है कि बेटा, गिरने वाली तो मैं पहाड़ी से थी, लेकिन ये तो कहो मानवी ने मुझे रोक लिया, लेकिन मानवी स्वयं नीचे गिर गई, इस वजह से उसे चोट आ गई। अब तो रमेश और भी प्रसन्न हो जाता है, वो समझता है कि उसकी ही पत्नी ने उसकी माँ को बचाया है, और वह अपनी माँ से हंसते हुए कहता है कि माँ, ये तो ईश्वर का शुक्र करने का समय है कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, जो कि अपनी चोट की परवाह न करके आपको बचा रही थी। इधर कावेरी मन ही मन सोच रही थी कि ये मुझे बचाने के लिए या मुझे गिराने के लिए गई थी, लेकिन फिर भी रमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कावेरी कहती है, हाँ सही कह रहे हो बेटा, बहू तो बहू ही होती है, वो तो बेटी होती है, और बेटी कब अपनी माँ को दुख पहुँचाएगी। इधर रमेश ऐसा कहते हुए अगले दिन फिर ऑफिस चला जाता है, और ज्यों ही रमेश ऑफिस जाता है त्यों ही कावेरी से कुछ चाय बनाने का ऑर्डर देती है मानवी और मनोरमा। साथ ही साथ कावेरी को मानवी डांटती है और कहती है, खूब चापलूसी करती हो, तुम समझ रही होगी कि तुम अगर रमेश के सामने मेरी चापलूसी करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भूली नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ पिकनिक गई थी, और अगर तुम पिकनिक न गई होती तो ये चोट मुझे नहीं लगती, मैं तुम्हें गिराने नहीं जाती और मुझे चोट नहीं लगती। इसका पूरा प्रतिफल तुमको मिलेगा। रुक जाओ, बस बिल्कुल थोड़ा सुधार होने दो, तुम भी याद करोगी कि तुमने जो गलती की है उसका प्रतिफल कैसा होगा। अब क्या कर सकती थी कावेरी, वो तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, और वो चाहती भी नहीं थी कि वो बोले। वो तो सोचती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो उसके ही बेटे का परिवार विखंडित हो जाएगा। लेकिन मित्रों, उसके बाद रमेश आता है और कावेरी अपने रूम में जाती है, और रूम में जा कर के
अपने पति की फ़ोटो उठाकर फपक फपक कर रोने लगती है और उन दिनों को याद करते हुए कहती है कि आप तो चले गए लेकिन मुझे इस नर्क में जीने के लिए छोड़ गए। आज मेरे पास ये भी नहीं है कि मैं बहू को एक शब्द कह सकूं। अगर मैं कहती हूं तो बेटे का परिवार टूट रहा है और सारा दोष मेरे ऊपर ही आएगा कि मैंने ही बहू को सही ढंग से ट्रीट नहीं किया। लेकिन क्या बताएं, हम किससे कहें, हम किसी से कहने वाले भी नहीं हैं कि बहू के द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जब बेटा होता है तो बहू ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे वह कोई देवी हो, लेकिन वह ज्यों ही बेटा घर से बाहर जाता है वह किसी दैत्य राक्षसी की तरह व्यवहार करने लगती है। लेकिन अब मैं किससे क्या कहूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। केवल जितना जीना है वो जीना तो साथ में ही पड़ेगा, ऐसा ही वो विचार कर रही है। और इधर रमेश अगले दिन पुनः डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर कहता है अभी भी इन्हें 8 दिन तक बेड रेस्ट करनी होगी। मित्रों, रमेश को ये समझ में आता है कि अब तो इसकी माँ मनोरमा है ही, वो तो काम करती ही है, क्योंकि जितने समय रमेश ऑफिस से वापस आता था त्यों ही उसके खाने पीने का तुरंत इंतजाम करने लगती थी मनोरमा। तुरंत ही किचन से ला करके उसको अच्छा सा गर्मा गर्म खाना खिलाती थी, क्योंकि इससे पहले वो कावेरी से कह चुकी होती थी कि बुढ़िया कान खोल करके सुन ले, खाना खिलाने के लिए दामाद जी के पास तू मत दिख जाना, खाना हम खिलाएंगे और खाना बेहतर बनाना। अगर स्वाद नहीं खाने में आया तो ये समझ ले तेरी खैर नहीं है। मित्रों, कावेरी एक शब्द भी नहीं कहती। इस तरह का हुक्म उसके अपने ही घर में चल रहा था, जिस तरह का हुक्म तो पराए घर में भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। खुद का उसका बनाया हुआ घर था, खुद का उसका बेटा और खुद की उसकी बहू अपनी माँ के साथ मिल कर के उसके ऊपर ऐसे अत्याचार कर रही थी, ऐसे जुल्म कर रही थी जो कि कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी कावेरी बर्दाश्त कर रही थी, और वह इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि यही एक ममता होती है अपने बेटे की, क्योंकि उस बेटे को कावेरी ने जन्म दिया था। मित्रों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 8 दिन होने वाले होते हैं और कावेरी से दिन रात मेहनत करवा रहे हैं। उसकी जो मानवी की सास, वो माँ है मनोरमा और मानवी। स्थिति बदलते देर नहीं लगती है, ईश्वर भी हर चीज़ पर निगाह रखता है। और ऐसी ही स्थिति आज होती है कि मनोरमा बैठी होती है और वो गेम खेल रही होती है मोबाइल पर। दूसरी तरफ मानवी को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अपनी माँ से कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उससे सास से अर्थात कावेरी से अगर वो पानी मांग लेती तो उसकी बेइज्जती हो जाती। तो उसने अपनी माँ मनोरमा से कहा कि माँ मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। मनोरमा ने कहा कि मैं गेम खेल रही हूँ, तू अपनी सास से कह दे, उसको बुला ले नौकरानी को। और नौकरानी पानी नहीं लाएगी और क्या करेगी। लेकिन मानवी सोचती थी कि अगर मैं अपनी तरफ से इस कावेरी से कुछ कहूँगी तो लगेगा कि जैसे मैं इसके आगे झुक गई हूँ। इसलिए उसने सोचा कि अब तो 8 दिन के लिए डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट करने के लिए, और आज तो 8वां ही दिन है, हम उठ करके जाते हैं और पानी ले लेते हैं, हम इससे नहीं कहेंगे। मित्रों, ईश्वर जो करता है वो बिल्कुल अच्छा करता है। और ज्यों ही मानवी अपने बिस्तर से उठ करके पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है, त्यों ही मानवी नीचे गिरती है और एक बार फिर से उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। तुरंत ही दौड़ करके कावेरी आती है और उसको उठाती है। उसके लिए जो भी प्रबंधन करना होता था, जो भी मेडिसिन देनी होती थी, देती है। लेकिन इधर मानवी की जो माँ है मनोरमा, वह अपने गेम में मस्त होती है और कहती है कि रुकिए, अभी आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटे में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगी। अब एक भी शब्द मानवी बोल नहीं रही है कावेरी से, लेकिन कावेरी जो कुछ उसके लिए कर रही है वह उसे अच्छा लग रहा है।
मित्रों, जब कावेरी फिर से उसको उठा करके उसके बिस्तर पर लेटा देती है, रमेश को फ़ोन करती है, रमेश आने ही वाला होता है, तभी ये मानवी कावेरी से कहती है कि तू चाहे जितनी मेरी सेवा कर, लेकिन मैं वो बात भूलूंगी नहीं जिसकी वजह से मुझे चोट लगी है। मुझे ठीक होने दे, तब मैं तुझे बताऊंगी कि इसका परिणाम क्या होगा। अब कावेरी ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। किसी की भी मदद करोगे, अगर आप लगातार मदद करते हो तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आज उसकी स्वयं की अपनी बहू के हृदय में 1% भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे वह उसके बच्चों का दिन रात ख्याल रखती हो, हर पूरे घर का काम करती हो, लेकिन उसके ऊपर उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का कोई फर्क ही नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी कावेरी ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। मित्रों, रमेश आता है, उसको फिर से ले जाता है और फिर डॉक्टर कहते हैं कि फिर से अब इनको 1 महीने की बेड रेस्ट लेनी होगी। 1 महीने की बेड रेस्ट जब अगली बार होती है तो फिर से वो उसकी जो माँ होती है मनोरमा, वो तो कुछ करती नहीं थी, वो तो गेम खेला करती थी, बैठी रहती थी। तो मानवी की सेवा में कावेरी जुटी रहती है और हर तरह से उसकी सेवा करती है। लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसा होता है कि रमेश आ जाता है और वो बाहर ही रुकता है, जबकि इधर मनोरमा कहती है मानवी से कि उस नौकरानी से कहिए खाना तैयार हो गया, दामाद जी आने ही वाले होंगे, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। मानवी कहती है, बुढ़िया खाना तैयार हो गया क्या? तो कावेरी कहती, जी बहू तैयार हो गया, कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो भी अभी किए दे रही हूँ। तुरंत ही मानवी और मनोरमा दोनों ही उस पर टूट पड़ती हैं। बेटी तेरी समझ में नहीं आता है, तू क्या करती है, दिन भर खाती है और पड़ी रहती है, थोड़ा सा भी काम तुझसे नहीं होता है, और जब भी जो कोई भी काम बता दो तेरा आधा अधूरा ही रहता है। मित्रों, कावेरी एक शब्द भी फिर नहीं बोलती। वो जानती है कि अगर एक भी शब्द बोलूँगी तो ये जो बहू है उसकी मानवी, वह उसको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मनोरमा मानवी की माँ है और वह अपनी माँ को इतना चाहती है कि वह कावेरी को एक क्षण के लिए भी माफ़ नहीं कर सकती थी। मित्रों, तभी मानवी और मनोरमा जो दोनों हैं वो कावेरी को अपशब्द कह करके डांट रही होती हैं, और इन सारी बातों को पहले से आ चुका रमेश सुन लेता है। और तभी कावेरी उसके पास पहुंचती है, मनोरमा के पास, उसको चाय देने के लिए। तो चाय हाथ में मनोरमा के पकड़ाती है ये कावेरी, और मनोरमा से वो चाय का कप छूट कर नीचे गिर जाता है। और ज्यों ही नीचे छूट कर गिरता है त्यों ही उस कप के गिरने से कावेरी के भी चोट आ जाती है हाथ में। नहीं हाँ, गिरता है, कावेरी की चोट नहीं आती है। और कावेरी चाय दे कर के जाती है और तलने के लिए तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका होता है। इसी बीच दालमोट अब कम पड़ गई थी इधर मनोरमा और उसके मानवी के पास। तो मानवी तो लेटी हुई थी, मनोरमा जाती है और जब किचन में जाती है दालमोट निकालने के लिए, इसी बीच ऊपर से बेलन उस कढ़ाई में गिरता है और कढ़ाई से जो खौलता हुआ तेल होता है वह तेल गिर जाता है इसकी कावेरी के हाथ के ऊपर। कावेरी का पूरा हाथ जल जाता है। रमेश अभी बाहर खड़ा ये सारा दृश्य जो हो रहा था उसको सुन रहा था और चुपके से देख भी रहा था। त्यों ही उठती है वो मानवी और दौड़ कर जाती है और तुरंत ही उस पर मरहम लगाती है और कहती है कि चलो चलो उठो उठो माँ जी, उधर बैठो चल करके आप। तो वो कावेरी समझती है कि लगता है हमें चोट लगने से मानवी के अंदर कोई परिवर्तन आया है, और जब उसके अंदर मानवी के द्वारा इस तरह के सब कहे जाते हैं त्यों ही मनोरमा कहती है, बड़ी इसकी केयर करने लगी,
अभी तक तो इसको बुढ़िया बुढ़िया कह करके डांटती रहती थी, दिन भर सारा काम नौकरानी की तरह करवाती थी, और अब तो बड़ा इससे प्रेम आने लगा है। तो मानवी कहती है, माँ इससे प्रेम नहीं आ रहा है, अगर इसका जला हुआ हाथ मेरे पति रमेश ने देख लिया तो वह हमसे बार बार क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको बैठाल दूँ, जिससे कि यह अपना ये जला हुआ हाथ बचाए रखे, और कुछ भी मुँह से मत निकालना जब रमेश आए, और ध्यान रखना उनके सामने ये मत बताना और कहना कि तेरी ही गलती से ये सब कुछ हुआ है। मित्रों, रमेश सब कुछ सुन रहा है। इसी बीच दरवाज़ा खटखटाता है फिर से बाहर जा कर के रमेश, और ज्यों ही दरवाज़ा खटखटाता है त्यों ही अंदर मानवी और ये मनोरमा समझ जाती हैं कि रमेश आ गया है। तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है मनोरमा और रमेश अंदर जाता है। अंदर जाता है तो उसके लिए भोजन का प्रबंधन होने लगता है। रमेश सीधा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ क्या बात है, तुम लेटी हुई हो? तो वो कहती, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रमेश वो चादर हटाता है तो देखता है कि उसकी माँ का हाथ जला हुआ है। ज्यों ही जला हुआ हाथ अपनी माँ का देखता है तो उसका खून खौल जाता है, क्योंकि उसको तो सारी घटना पहले से ही ज्ञात हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच मानवी कहती है कि ये मेरी माताजी खाना बना रही थी और इसी बीच माँ जी किचन में पहुँच गईं और उनके द्वारा बेलन गिरा, जिससे उन्हीं के हाथ पर ये छींटे पड़ गईं। तुरंत ही मानवी की बात के समर्थन में ही कावेरी कहती है कि हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ, इसमें किसी अन्य की कोई गलती नहीं है, ना ही बहन जी की कोई गलती है और ना ही बहू की कोई गलती है, ये मेरी गलती से ही हुआ है। और बहू ने तो उठ कर के हमारे ये मरहम भी लगाया है और हमें टैबलेट भी दी हैं जिससे कि पेन ना हो। मित्रों, रमेश अपनी माँ के चेहरे को देखते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि माँ, तुम जो ये झूठा ढांढस मुझे बंधा रही हो, अब ढांढस बंधने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। क्या ये कर रही थी, आपके साथ ऐसी दुर्घटना क्यों हुई थी, और ये जो इसकी माँ है इसका ही ये सब किया धरा है। ज्यों ही ये बात रमेश कहता है त्यों ही तमक कर मनोरमा बोलती है और कहती है, अब तो तुम भी अच्छे लगने लगे इसको, मानवी को भी, और कावेरी भी अच्छी लगने लगी इसको, हाँ, ये बुढ़िया भी अच्छी लगने लगी। और ये नहीं जानते हो कि इसका जो ये पैर टूटा था मानवी का, वो किसके द्वारा टूटा था? वो तेरी माँ, इसने, बुढ़िया कावेरी ने नहीं गिराया था, स्वयं इसने तेरी माँ को धक्का देना चाहा, लेकिन ये अपने आप नीचे गिरी जा करके। ज्यों ही मनोरमा के मुँह से ये शब्द सुनते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं थी रमेश को, तो रमेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे अपने ही घर में मेरी ही माँ, जिसका बनाया हुआ एक एक इंच ज़मीन, जायदाद, सारी चीज़ें उसने मुझे दी है, और अंतिम समय उसने मेरे पालने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आज उसके साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार मेरे अपने ही घर में हो रहा है। ऐसा सुन करके वो कुछ भी नहीं बोलता है, मौन होकर के सुन रहा है। त्यों ही मनोरमा से मानवी कहती है कि अब चुप भी करो माँ, जब से आई हो तब से गेम ही खेल रही हो, काम तो मेरी माँ ने किया है। अच्छा, तेरी माँ हो गई, अभी तक ये नौकरानी थी, अब ये तेरी माँ हो गई, मैं तेरी माँ नहीं रही, ऐसा मनोरमा बोलती है। तो ज्यों ही मनोरमा के चेहरे को रमेश देखता है तो रमेश की आंखों में अंगारे निकल रहे होते हैं, और वह कहता है कि तुरंत अपना सामान उठाओ, तुरंत दफ़ा हो जाओ, तुम दोनों माँ बेटियों यहाँ से तुरंत दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, आज के बाद मेरे घर के अंदर तुम दिख मत जाना, कोई लोग, निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। अगर एक क्षण भी रुकी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि धक्के मार कर तुमको घर से बाहर निकाल दूं। मित्रों, मनोरमा तो अपना सामान उठाती है और घर से निकल लेती है, लेकिन मानवी अब समझ चुकी थी कि अब उसका कुछ भी होने वाला नहीं है, और वह अपनी सास
कावेरी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। और कावेरी वो तो माँ थी और वह उसे माफ़ कर देती है, लेकिन रमेश इस बात से बहुत आहत होता है और कहता है कि माँ, तुमने इस दुष्टा को माफ़ कर दिया। अरे इसका कोई एक भी लक्षण जो मैंने सुने हैं, एक भी लक्षण माफ़ करने वाला नहीं था। ये आपकी बहू होकर के आपके ऊपर सास नहीं, जालिम सास की तरह आपके ऊपर हुक्म चलाती थी, और उसके बाद भी आपने एक क्षण में ही से माफ़ कर दिया। कावेरी कहती है, बेटा ये मेरी बहू है और बहू अब बदल चुकी है, उसको एहसास हो चुका है। कावेरी जब ऐसा कह रही है, रमेश कहता है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये बदल चुकी है, क्योंकि दुष्ट सदैव ही दुष्ट होता है, और दुष्ट हो अगर वो प्रखर रूप से दुष्टता करे तो उसकी दुष्टता एक बार क्षमा की जा सकती है, लेकिन इसने मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है वो मेरे लिए असहनीय हो रहा है। मित्रों, फिर भी बार बार मानवी अपनी माँ के पैर पकड़ती है, और तब कावेरी अपने बेटे रमेश से कहती है बेटा, मैंने क्षमा कर दिया है, अब तू भी क्षमा कर दे। यही तो एकमात्र मेरा घर है, यही तो एकमात्र मेरी बहू है, और अगर तुम दोनों के बीच में मनमुटाव रहेगा, गांठ बनी रहेगी, एक दूसरे का मन मैला रहेगा, तो भला ये घर हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। मित्रों, ये स्थिति होती है एक माँ की। रमेश माँ का मन रखने के लिए मानवी को माफ़ कर देता है और कहता है कि आज के बाद यदि एक भी तरह की तेरे द्वारा गलती हुई तो तू ये समझ लेना कि फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस जीवन में तुझे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। जिस तरह से तेरी माँ थी वो बैठकर खाती थी, ये मेरी माँ है, इसकी ही छाती पर तू जी रही है, और इसने ही तुझे वो नाम दिया है कि मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ा है। अगर ये ना होती तो तुझे रखने वाला दूसरा कोई नहीं होता। जिसके यहाँ जाती उसके यहाँ जो होती उसकी तेरी सास बनती, उसकी भी तुझे सेवा ही करनी पड़ती, क्योंकि मैं इतना बेगैरत व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं ये जान जाऊँ कि मेरी माँ के साथ तेरे द्वारा क्या दुर्व्यवहार किया गया है और फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूँ, तुझे माफ़ कर दूँ। लेकिन तुझे अगर माफ़ कर रहा हूँ तो वो मेरी माँ का कहना है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। मित्रों, कावेरी के द्वारा जब मानवी को माफ़ करवा दिया जाता है, लेकिन मानवी भी बदल जाती है, क्योंकि वह अपनी ही माँ मनोरमा के भावों को देख चुकी थी। अपनी ही माँ, जिसे वह अपना सबसे खास समझती थी, उसको देख चुकी थी कि जब ज़रूरत पड़ी तो केवल और केवल कावेरी खड़ी हुई थी, जो कि उसकी सास थी, जिससे कि वह सदैव जलती रहती थी। लेकिन आज जब समय पड़ा तब वही उसके साथ खड़ी हो रही थी, वो लगातार उसके ऊपर पर्दा डाल रही थी, और जिसकी वह बेटी थी वह उसको उतना महत्व नहीं दे रही थी, वो केवल अपने में मस्त रहती थी। समय धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा था और आज पूरा परिवार एकजुट होकर के रह रहा था। आज मानवी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और अब वह सारा काम स्वयं करती थी और अपनी सास कावेरी की पूरी तरह से सेवा करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब अगर उसके द्वारा एक भी गलती हुई तो उसका जीना हराम हो जाएगा। मित्रों, इस तरह से ईश्वर की जब कृपा हुई तो जो कावेरी है उसका जीवन बदल गया। जहाँ वो अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहती थी, आज उसे फिर से एहसास हुआ कि यह उसका अपना घर है। मित्रों, कहानी समाप्त होती है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।